students, I hope you all are doing well now. लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे अपनी सारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं. ठीक है. आज हम बात करेंगे व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इवोल्यूशन. दिस इज योर वेरी नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. और ये आपका बहुत ही वेटेज रखता है ये चैप्टर. और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा है कि एक जनरल वे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यहाँ पर कि किसी बच्चे को कोई जब देखता है ना, तो उसका सबसे पहला एक स्टेटमेंट आता है कि अरे ये तो मदर पर गया है या ये तो फादर पर गया है. तो ऐसा कैसे होता है? ठीक है. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज को इफेक्ट डालती हैं या कंट्रोल करती हैं. ठीक है. तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन होने वाला है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं. वैसे आपका जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है उसे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट सिर्फ इस बार के लिए. नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे 10th बोर्ड्स में अपेयर होंगे उनके लिए ये दोनों ही टॉपिक आएंगे, जैसा कि हमेशा से आता है क्योंकि ये सिलेबस में है. तो मैं यहाँ पर दोनों टॉपिक कवर कराऊंगी बट अलग अलग. ठीक है. तो जिन बच्चों को अभी इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है वो सिर्फ हेरिडिटी वाले टॉपिक के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज जिन्हें दोनों पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हेरिडिटी इज. Actually, heredity is the study of transmitted characters from parents to their offsprings, है ना? And the branch of science which deals with these studies is known as genetics. And the father of genetics is Gregor John Mendel. ठीक है. समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं. देखिए, उन कैरेक्टर्स की स्टडी करना जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं वो कहलाती है हेरिडिटी. ठीक है. और उनकी स्टडी करना यानी उनकी स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं या बायो की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. ऑलराइट. एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल. ठीक है. यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो चीजें हैं यानी ये जो ट्रेट्स हैं. देखिए, अभी हम इसे जीन्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो जीन्स हैं इनके बारे में हमें बहुत ही बाद में पता चला था. पहले जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था तो उन्हें सिर्फ इतना पता चला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही हैं और उन्हीं की वजह से ये जो एक सिमिलैरिटी आ रही है हर एक जनरेशन में वो आ रही है. या हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं कि ये जो चीजें ट्रांसमिट हो रही है इन्हीं की वजह से वेरिएशन भी क्रिएट होता है. तो चलिए, तो हेरिडिटी में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने से पहले इस चैप्टर का बिल्कुल कोर पार्ट होगा आपके एक्सपेरिमेंट्स, जो कि एक्सपेरिमेंट्स दो टाइप से किए गए थे जो कि मेंडल ने कंडक्ट कराए थे. फर्स्ट वन वाज monohybrid cross and second one was dihybrid cross. ठीक है. और इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. इन क्रॉसेस को कंडक्ट कराने से पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर जो आपको पता होनी चाहिए. वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? सबसे पहले एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक बेनिफिशियल पॉइंट है वो क्या है? वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? ये मैं आपको कई बार अपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में बता भी चुकी हूँ और आज मैं फिर बताने जा रही हूँ. व्हाट इज वेरिएशन? जब सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अलग होते हैं यानी कुछ टाइप के डिफरेंसेस शो करते हैं तो उन्हें ही हम वेरिएशंस बोलते हैं. वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? जब किन्हीं दो इंडिविजुअल्स में सिमिलैरिटी से ज्यादा वेरिएशन होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं. ठीक है. यानी कई गुना बढ़ जाते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर जो वेरिएशन है ये सबसे बेनिफिशियल एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोनों ही टर्म्स जो हैं या दोनों ही ब्रॉड टॉपिक जो आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है. ठीक है. तो वेरिएशन आपको समझ में आ गया. नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, है ना, ट्रेट्स की, जिन्हें हम सिंपली बोलते हैं.
ट्रेड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेरिडिटरी ट्रेड्स या कैरेक्टर्स और एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स या कैरेक्टर्स। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, वन इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस पूरे चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं अबाउट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमारी बॉडी में बर्थ के पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी को ऑलरेडी मिल चुके होते हैं बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना। उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो अपने आप ही हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं या किसी ऑफस्प्रिंग में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आफ्टर द टाइम ऑफ बर्थ वो धीरे धीरे अपने आप को शो करना स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होंगे ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बेनिफिशियल हों। कभी कभी इन्हीं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के साथ जो जेनेटिक डिजीजेज हैं वो भी चली आती हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स में, जो कि काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस एक ऑफस्प्रिंग में क्रिएट कर सकती हैं। तो यानी यहाँ सीधा सीधा कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ही हों। अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बर्थ के पहले से ही हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेकेंड वन इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम बड़े होने के बाद सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलना, ठीक है, चलना, खाना खाना, बातचीत और पढ़ाई करना, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में आती हैं। यानी हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं या कैसे इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी बोलने का तरीका है, क्या उनकी लिविंग स्टाइल्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम कॉपी करते हैं। धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को हम अपने अंदर ही समा लेते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जा सकता है बिकॉज ये आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। अगर आप किन्हीं दो बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो वो दो बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं कैरेक्टर। हेरिडिटी के बाद हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का मतलब है किसी स्पीसी के इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाना, उनके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का ज़्यादा डेवलप्ड हो जाना या उनके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का पूरी तरीके से गायब हो जाना। यानी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा किसी स्पीसी का, वो काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स कैरी करने लगेगा इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। तो वो जो इवोल्यूशन होता है एक्चुअली वो रिजल्ट होता है म्यूटेशन का, है ना। तो पहले यहाँ पर हमें समझना है कि व्हाट इज म्यूटेशन। ये जो टर्म्स हैं ये आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही क्लियर हो जाते हैं। अगर तो आपको आगे चैप्टर पढ़ने में जब मैं ये इन टर्म्स का यूज करूंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन जीन्स। जीन्स ही वो यूनिट है हेरिडिटी की जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करती है। ऑलराइट, जीन्स ही वो यूनिट है हेरिडिटी की जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करती हैं। तो उन जीन्स में जब तक चेंजमेंट नहीं आएगा तब तक किसी भी तरीके का इवोल्यूशन होना पॉसिबल ही नहीं है ना। जब हमें किसी घर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा तो हम उसकी नींव सहित उसे हटा देते हैं, है ना, जिससे कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो जब जीन्स में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तभी चांसेस हैं इवोल्यूशन होने के। तो इवोल्यूशन का मेन बेसिस क्या है? म्यूटेशन। एंड व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन जीन्स। एक्चुअली ये डेफिनेशन में जो सडन वर्ड यूज किया जाता है, एक्चुअली में जो जीन्स में चेंजेस होते हैं वो कभी भी सडन नहीं होते। ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये चेंजेस अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जब ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे हम इवोल्यूशन मानने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कई सारे चैप्टर्स में हमने बात की है ऑलरेडी कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, है ना। ऐसा क्यों होता है आप सभी जानते होंगे, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस बात से कि ऐसा क्यों होता है, या जब पेरेंट्स सेम होते हैं तो दो सिबलिंग्स अलग अलग क्यों होते हैं, किस तरह से इन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है,
क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है। तो ये सारे काफी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन को देखने के बाद। उसके बाद आते हैं जॉन मेंडल, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मैंने आपको बताया जेनेटिक्स है क्या। इन्हीं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए एक ब्रांच बनाई गई है विच इज नोन एज जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसके बाद उन्होंने इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट्स को सबसे पहली बार में माना नहीं गया। उनकी डेथ के काफी लंबे समय बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स को सही माना गया और उन्हें प्राइजेस भी दिए गए। बट उनकी जो थ्योरी थी, कहीं ना कहीं उसके आगे आने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी और मेंडल की थ्योरी काफी हद तक सेम थी। The basic difference was between the new generation scientists and the Mendel's experiment was, उन्होंने कहीं भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में जीन्स का नाम नहीं यूज किया, ठीक है। Although he uses a term factor instead of genes, उन्होंने जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म का यूज किया था विच वॉज फैक्टर्स, ठीक है। यानी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बताया, ये कंक्लूजन दिया कि कोई तो ऐसी चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हैं और वो ट्रांसफर होने वाली चीज का नाम है फैक्टर। काफी बाद में जीन्स नाम यूज किया जाने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इन सारे जो एक्सपेरिमेंट्स को है उनको एक एक एज अ आंसर यूज करना चाहिए, जो कि काफी सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था जो इन सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है, इन सारे आंसर्स को, और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया। सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने डिटेल्ड वाले वीडियोस में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंडल का सबसे पहला क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इन क्रॉसेस को स्टडी करने से पहले भी हम ये जान लेते हैं कि ये जो क्रॉसेस मेंडल ने कराए थे या ये जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने कराए थे वो किस पर किया था, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करा सके। तो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट, है ना, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ही सेलेक्टेड अ पी प्लांट, है ना, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। देखिए उस टाइम पर उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो जब एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे तो ये आया कि हमें कैसे कम सोर्सेज में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना है। तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेलेक्ट किया पी प्लांट। और इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं जिसकी वजह से पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में पूछा भी जाता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे बट उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सजेस्ट किया, है ना, क्यों सिलेक्ट किया। तो इसलिए किया क्योंकि पी प्लांट इजीली अवेलेबल था, इजी टू हैंडल था, लाइट इन वेट था, इसका ग्रोइंग पीरियड काफी अच्छा था, एक टाइम पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है ये। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ओपन टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओपन टाइप के होते हैं, तो कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट करना जरूरी समझा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्रॉसेस पे। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि मेंडल ने किन्हीं एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के इस क्रॉस को कंडक्ट कराया था, ठीक है। वहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम आगे देखेंगे कि मेंडल ने टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कंडक्ट कराया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कैरेक्टर जो लिए थे वो थे हाइट के। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, है ना, यही दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के मेंडल ने जो क्रॉस कंडक्ट कराया था उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, है ना, कि किस रेशियो में जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है।
और इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने के बाद मेंडल ने एक एक लॉ भी बताया था। एक्चुअली उनके जो 3 लॉज थे, हमें 2 क्रॉसेस के बाद, आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड आफ्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस, वी हैव टू रीड अबाउट दैट 3 लॉज विच आर प्रपोज्ड बाय मेंडल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो वो तीनों लॉज के बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और बताया कि किस तरह से जब हम सिंगल पेयर को एक ध्यान में रख करके क्रॉसेस कराते हैं तो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंटल जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। अब हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। मैंने आपको बताया कि जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज किया था, यहाँ पर मेंडल ने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज किया था, एंड विच आर शेप एंड कलर। ठीक है, यानी शेप में भी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। तो शेप में क्या होंगे? राउंड एंड wrinkled and hair, yellow and green। इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर के मेंडल ने ये क्रॉस को कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रेशियो निकाला था। ठीक है, कि किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। जब हम यहाँ पर दोनों क्रॉसेस के रेशियो की बात करेंगे तो हमें 2 टाइप के रेशियोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो 2 टाइप के रेशियोज क्या हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, क्रॉसेस के बाद जब हम इनके रेशियोज के बारे में बात करेंगे तो हमें 2 टाइप के रेशियोज जानने पड़ेंगे। पहला है आपका जीनोटिपिक रेशियो एंड सेकेंड वन इज फिनोटिपिक रेशियो, है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, जब किसी ह्यूमन बीइंग को हम देखेंगे तो हम उसके जीन्स कैसे हैं ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, या हम नहीं पता लगा सकते किसी को फिजिकली देख के कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, तो इस टाइप के रेशियो को हम हमेशा बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है जब हम किसी ह्यूमन बीइंग या किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसे देख करके हम उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर, है ना, साइज ऑफ ऑर्गन्स, थिकनेस एंड थिननेस, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, किसी को फिजिकली देख करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का रेशियो कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। ऑलराइट, तो इन दोनों क्रॉसेस के बाद हमें जो 2 टाइप के रेशियोज पे फोकस करना है वो यही दोनों रेशियोज होंगे। अब इन दोनों रेशियोज के बाद, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रॉसेस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 3 कंक्लूजन, है ना, 3 कंक्लूजन जो मेंडल ने दिए थे, है ना, जिनको कि उन्होंने एक 3 टाइप के लॉस के अंदर अच्छे से समझाया है। तो उन तीनों लॉस के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि ये एज अ कंक्लूजन वर्क करेंगे आपके लिए। तो इसमें सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ segregation, law of independent असॉर्टमेंट। ये 3 टाइप के लॉज थे जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 1-2 लॉज में कुछ इनके कॉन्ट्राडिक्शंस भी प्रेजेंट हैं, यानी इन्वायरमेंट में हमारे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे जब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दीज 3
लॉज, और ये लॉज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि these laws are actually concluded. After discussing about the experiments of Mendel, we have to study about that how do these traits get expressed in an offspring. किस तरह से जो ये ट्रेट्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसके लिए बेसिकली हमें पढ़ना है अबाउट डीएनए, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने अपने उन्होंने एक मॉडल बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, विच इज नोन एज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जहां पर उन्होंने पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर को एक मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, और जो कि एक्चुअल मॉडल है जैसा कि हमारा डीएनए दिखता है वैसा ही, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हमें बात करनी है अबाउट डीएनए, ठीक है। योर डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक चीजेस, है ना, 3 बेसिक थिंग्स, 3 बेसिक चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका पेंटोज शुगर, सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेसिस, एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। These 2 things are collectively known as backbone of DNA, backbone of DNA, and the ladder-like structure which you have, मतलब जो आप देखेंगे एक, you have already seen actually in the figure of DNA everywhere that the ladder-like structure is known as nitrogenous bases, है ना। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको पढ़ना है जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, जो कि अपने साथ क्रोमोसोम्स लेकर के जाता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जो कि आपकी यूनिट है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स में जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर कैरिड बाय मेल्स एंड फीमेल्स। सो जो मेल पार्टनर है उसके पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल के पास XS होता है। अल्टीमेटली XS इज द क्रोमोसोम ऑफ फीमेल एंड XY इज द क्रोमोसोम ऑफ मेल, है ना। तो अगर किसी ऑफस्प्रिंग में XY क्रोमोसोम है तो वो अल्टीमेटली मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर किसी ऑफस्प्रिंग की बॉडी में XX क्रोमोसोम है तो वो अल्टीमेटली फीमेल की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि क्या ऑफस्प्रिंग में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल आंसरेबल होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सारा का सारा रोल मेल काउंटर पार्ट का होता है, बिकॉज मेल के पास ही मेलनेस के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी मेल के पास फीमेल वाला क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है एंड मेल वाला भी। तो बच्चे जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका सेक्स क्या होने वाला है ये डिटरमाइन करते हैं मेल्स, ना कि फीमेल्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और किस तरह से यहाँ क्रॉस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल, ये हम जब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। ये तो रही ह्यूमन बींग्स की बात, बट when we talk about other organisms या other lower developed organisms in this environment, वहां पर हम देखेंगे कि काफी सारे environment factors भी हैं जो कि सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे एक तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मैं बताऊंगी आगे जब इस चैप्टर को डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म को
चेंज कर देते हैं कि वो मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है या फीमेल से मेल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी हम जानेंगे जब हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। यहां पर जो हमने जिन भी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है ना, यानी कि क्रॉसेस से लेकर के अभी तक, जैसे हमने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े हैं एक जीन के, तो द 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ जीन इज नोन एज 2 पेयर of a contrasting character of a gene is known as alleles। ये आपको याद रखना है। और हमेशा ये जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं इनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है एंड द अदर वन इज रिसेसिव, ऑलराइट, डोमिनेंट and the other one is recessive। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपने आप को ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस कर ले जाता है, वही जो रेसेसिव होता है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता until it is present in the homozygous form, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग हाइट एज ए कैरेक्टर, तो वी आर गोइंग टू डिनोट कैपिटल T एज टॉल एंड स्मॉल t एज ड्वार्फ, है ना। तो अगर जब ऑफस्प्रिंग्स में ये एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होकर के आएंगे, तो अगर यहाँ पर कैपिटल T और कैपिटल T, यानी कैपिटल T एंड कैपिटल T इज नोन एज होमोजाइगस टॉल, ओके, एंड कैपिटल T and small t is known as heterozygous tall, because small t is dwarf and you know there are 2 type of characters in a allele, one is dominant and the other one is recessive, and dominance always expresses itself and suppresses the expression of other। So here what we are going to see that this particular offspring is going to be tall, है ना, ये जो होगा ये tall होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो dwarfness वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है वो एक्चुअली में रिसेसिव है, तो वो कैपेबल नहीं है अपने आप को शो करने में, ठीक है। सो दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, ऑलराइट। तो यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जहां पर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी वहीं पर एक, अच्छा, वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल व्हिच इज स्मॉल t एंड दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ। सिर्फ यही इन तीनों टाइप की कंडीशंस में सिर्फ एक ये ऐसी कंडीशन होगी जहां पर डॉर्फनेस अपने आप को शो कर पाएगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर टॉलनेस का कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर इस कैरेक्टर को डोमिनेंट करने वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये अपने आप को शो कर ले जाएगा। बट डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर जब अपने आप को शो करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बनी है व्हिच इज होमोजाइगस, है ना। अगर ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन में होंगे तो इनके साथ वाला जो कैरेक्टर होगा वो इनको ऑटोमेटिकली सप्रेस कर देगा और अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं। हेरिडिटी वाला टॉपिक अभी हमने इसको बिल्कुल ब्रीफ में समझा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो कि थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया, एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस चैप्टर में हमें, या इस चैप्टर के इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बिकॉज दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ योरसेल्फ, कि आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट हुए हैं, या क्या सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, या इसके अलावा और भी पीछे की जनरेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। इन सारी बातों के आंसर आपको मिलेंगे जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे या समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक 2 टर्म्स यूज किए थे विच वर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, है ना। जल्दी से समझ लेते हैं कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस होता क्या है। देखिए होमो मतलब होता है सेम, है ना, आप सभी जानते होंगे, यानी कि
जब सेम सेम कंडीशन आएगी, यानी एक जीन के जो दो एलील्स हैं वो अलग अलग ना होकर के सेम हो जाएं। ओके, हियर कैपिटल टी इज टॉल एंड स्मॉल टी इज ड्वार्फ। ठीक, उसके बाद हेट्रोजाइगस की कंडीशन क्या होगी? जब एक जीन के दो एलील्स हैं वो हमेशा डिफरेंट हो जाएं। दिस इज द कंडीशन ऑफ हेट्रोजाइगस। ऑलराइट, ये सारी टर्म्स हैं जो आपको आगे अभी चैप्टर में बहुत जगह आपको काउंटर करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और टर्म्स हैं जो छूट गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, तो इसे हम यहीं पर समझ लेते हैं, तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सबसे पहला टर्म है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज ऑफस्प्रिंग obtained from genetically different parents या two genetically different parents। जब हम सेम जीन्स के पेरेंट्स को ना लेकर के दो अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के पेरेंट्स को ले करके उसका क्रॉस कराते हैं और उससे होने वाला जो हाइब्रिड है या उससे होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो कहलाता है हाइब्रिड। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज गैमीट। गैमीट आप सब जानते होंगे, इट इज अ मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, विच इज नोन एज गैमेट। फॉर एग्जाम्पल ओवम एंड स्पर्म। थर्ड वन इज कैरेक्टर्स। व्हाट इज कैरेक्टर? फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, हम जैसे मैं हूं, आप हो, हम जो भी कैरेक्टर्स कैरी करते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, बेसिकली वो फिजिकल ही होते हैं। देख करके किसी को बताना कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ही होंगे, एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टर्स। फोर्थ वन आर ट्रेड्स। व्हाट आर ट्रेड्स? ट्रेड्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यानी जो हमें अपने पिछली जनरेशन से मिलते हैं, इसे हम ट्रेड्स का नाम देते हैं। व्हाट इज क्रॉस? द मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेंडल ने रेशियोज के बारे में जानने के लिए दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराया है। दिस इज नोन एज क्रॉस। नाउ द सिक्स्थ वन इज जाइगोट, सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल सेल्ड लाइक एंड डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, विच इज नोन एज जाइगोट। नाउ द सेवेंथ वन इज फैक्टर और जीन, यानी पहले इसे फैक्टर बोला गया था, बाद में हमें पता चला कि इसका सही नाम जीन है। इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं, एक्चुअली उनका डिटर्मिनेशन करता कौन है? फैक्टर्स या जीन्स। नाउ द एट्थ वन, एलील्स, यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक जीन के अंदर दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव, तो इन्हें ही हम एलील्स का नाम देते हैं, जो कि एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक हेरिडिटी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी उसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को जानेंगे।